हीट लोड तो आप सब जन करती है, यू आर डूइंग द हीट लोड, हाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि यू आर डूइंग करेक्ट हीट लोड। आज बहुत अपन बेसिक्स पे बात कर रहे हैं। हीट लोड यानी बहुत पहला स्टेप होता है, एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन में जाते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज टू डू द हीट लोड, और बेसिक का पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जो करते हैं, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू आर डूइंग करेक्ट, बोलो यार, जो कुछ है तो है, नहीं तो नहीं, जो कुछ भी है। यस अभी फैक्टर सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो फैक्टर सिलेक्शन, बट मैं बोलता जो अपन ये शीट देख लो, मैं इसी शीट की ओर बात कर रहे हैं आज। वी आर गोइंग टू डिस्कस ये शीट, जिन्होंने किया हुआ है वो सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नई शीट है, एवरीबॉडी नो दिस शीट, बराबर। तो आज ये शीट के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, ये पैरामीटर क्या होता है और ये कैसे आते हैं। तो सबको पता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, राइट भाई। आप भी हिट लोड करते ना, हर एक 100% नहीं कर रहे ना, जब तक अपने को पता नहीं रहेगा अपन सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तब तक सही होता है। गलत तो कभी कोई करता ही नहीं, तुम गलत करते हैं कभी, नोबडी डू द रॉन्ग थिंग, सब जन सही करते हैं। बट सही इसलिए वो सही क्यों है, क्योंकि जितना पता है उसके बेसिस पे वो सही है। जो आज जो चीज अपने को पता नहीं थी वो आज पता चली, पता रियलाइज होगा कि यार अब तक तो अपन ने बहुत सारी गलती ही कर ली। तो हीट लोड पता नहीं, हीट लोड इज योर कैलकुलेशन ऑफ दी कूलिंग लोड। भाई आज मेरे को एयर कंडीशनिंग इस रूम में करना है, तो लोड कैलकुलेशन जो आज मेरे को इसमें कूलिंग लोड कैलकुलेट, जैसा मैंने एसी यहाँ पर 2 एसी लगे, क्यों लगे, तो व्हाटएवर, इसका सिलेक्शन कैसा को विल कम ऑन दैट वन। तो ये तो बात का स्टेज है, ये आज शायद अपन कवर नहीं करेंगे कि उसका पार्ट नहीं है। आज सिर्फ अपन हीट लोड कैलकुलेशन से हीट ट्रांसफर, जो तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर इस रूम में कितनी होगी, तो उसके बेसिस पे अपन हाउ वी आर कैलकुलेटिंग दैट। तो हीट लोड सब जन कर रहे हैं, तुम तो आज तुम सीखने जा रहे हो, जो कर रहे हो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको तो एक एडवांटेज मिलेगा। तो हीट लोड में बेसिक कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, देयर आर व्हाट काइंड ऑफ लोड्स आर देयर, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ लोड्स। वन इज योर सेंसिबल, आप नोट कर सकते हो, दूसरा लैटेंट। ये दो ही लोड्स है, एक सेंसिबल और लैटेंट। विच आर सेंसिबल तो अपन देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, but there are only 2 types of heat loads are there, and load which is coming inside the conditioned area, sensible and latent. अपन heat load calculate करते हैं, in a day it is 24 hours are there, 0 to 24 hours. तो अपन heat load calculate करने के लिए कोई at what time we calculate? Peak time. Yes, peak time is the right answer. Peak time. It is not the. It is the peak time. What is peak time? And peak time है तो कौन सा टाइम है? जिस समय ज़्यादा हाँ? जिस समय ज़्यादा उसकी चीज़ की जरूरत पड़ रही है, जिस समय ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा। अपन हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। In short, we are learning a heat transfer subject today for the air conditioning point. कितने बजे? 3 बजे तक गर्म हो जाता है तो वो ट्रांसफर में जाता है। Yes, राहुल। यानी सर आफ्टर यानी 12 के बाद से यानी 5 o'clock तो जो पूरा अब तक एनालिसिस किया हुआ है, the peak time is generally it is the 4 p.m. It is something for your cooling load calculation. बट अपन कूलिंग लोड के साथ में और दूसरा भी एक लोड होता है, एक हीटिंग लोड कैलकुलेट करना है तो, और ये भी आपका समर में 22
which is supposed to be the most hottest day in the year particularly 22 समर में 22 का ये कैलकुलेट होता है बट ऐसा जरूर नहीं ये है ऐसा कंसिडर किया था बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि वो मे 22 ही कंसिडर करना है क्योंकि जो लोड का रहता है इट कैन वेरी अभी तो क्या सब कंडीशन चेंज होते जा रही है तो वी कैलकुलेट ऑन द एवरेज बेस ऐसा नहीं कि वो स्पेसिफिक डे का कैलकुलेट करेंगे ऐसा नहीं व्हाट अबाउट द हीटिंग लोड इट इज विंटर ऑफ कोर्स विंटर में हीटिंग लोड निकलेगा ना समर में कहाँ निकलेगा और समटाइम इन द मंथ ऑफ जनवरी समथिंग अराउंड 18-19 जनवरी का व्हाट इज द टाइम मॉर्निंग कितने बजे इट इज 5 AM जनरली इट इज 5 AM इज द मोस्ट कोल्डेस्ट टाइम रहता है यानी रात को 12 बजे 1 बजे नहीं सवेरे 5 बजे जो रहता है दैट इज द मोस्ट कोल्ड टाइम तो इसलिए हम उसको कर सकते हैं ऑफ कोर्स ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं 5 बजे करना है बट एक एवरेज आउट करने के बाद में 5 बजे का टाइम होता है इट कैन वेरी फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन चेंज हो सकता है तो अपना लोड कैलकुलेशन का जो टाइम है तो इस टाइम को कंसीडर करते हुए वी डू द हीट लोड कैलकुलेशन राइट अभी कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है जैसा लेट अस कंसीडर दिस इज द रूम दिस इज द दिस रूम टू बी एयर कंडीशन और कौन से पैरामीटर कि जब अपन हीट लोड कैलकुलेट करते हैं विच आर द पैरामीटर्स फर्स्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड एरिया हाइट राइट एरिया हाइट और ग्लास एरिया हाँ थिकनेस ऑफ वॉल बराबर और ऑक्यूपेंसी इक्विपमेंट लोड टेम्परेचर direction. yes that is the first thing orientation of the building or orientation it is called the orientation तो पहले तो सबसे पहले फर्स्ट इज द ओरिएंटेशन भाई तो इसमें मेरा नॉर्थ किधर है से दिस इज माय नॉर्थ ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया देन दिस इज माय ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन लगेगा विल कम ऑन दैट पहले अपन अभी इसमें आएंगे तो सब तो ओरिएंटेशन इज रिक्वायर्ड व्हाट इज माय ओरिएंटेशन ये तो हो गया ओरिएंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है नो इट इज फॉर अगर वी आर राइट तो देयर इज नो एयर वी आर डिस्कसिंग ओनली द हीट ट्रांसफर अभी अपन सिर्फ हीट ट्रांसफर ये सब हीट लोड इज एक्चुअली इट इज कैलकुलेशन ऑफ द हीट ट्रांसफर सर कैलकुलेशन करने के लिए हमें पहले पता रहना चाहिए किस डायरेक्शन से हीट आ रही है करेक्ट कोई इसमें ओरिएंटेशन लगता है ना हाँ अब ये ओरिएंटेशन यानी क्या क्या नाउ देयर आर टू थिंग्स अब ये रूम है इसको करना है ऐसे समझ लो यदि करना तो रूम सर गया एग्जैक्टली ठीक है बाकी समझो ऐसी नहीं यही है अभी यही डायग्राम में दिस वॉल इज एक्सपोज फ्रॉम दिस टू दिस एंड फ्रॉम दिस टू दिस वॉल इज एक्सपोज ये वॉल और ये वॉल अभी एक्सपोज है क्या करेक्ट तो यहाँ पर अपन जब वॉल बोलते हैं व्हेन हीट लोड कैलकुलेशन में व्हेन वी आर कॉलिंग अ वॉल मींस दैट वॉल इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर राइट और जो वॉल एक्सपोज नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं इन हीट लोड कैलकुलेशन के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है इट इज द पार्टीशन क्या बोला जाता है पार्टीशन दैट वॉल इज कॉल्ड एज ए पार्टीशन दोनों भी वॉल है बट हीट लोड के लैंग्वेज में अपन बात कर रहे हैं द वॉल
मीन्स एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, जो वॉल एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर नहीं उसको पार्टीशन करेगा। सिमिलरली ये छत है, ठीक है, इफ इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, इफ दिस यूर उसको क्या होना चाहिए है, रूफ विच इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, और जो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर उसको क्या होना चाहता है, इट इज कॉल्ड सीलिंग, ठीक है। ये हीट लोड की टर्मिनोलॉजी लैंग्वेज में यही वर्ड यूज किया जाता है, मींस सभी जगह यही यूज होता है। तो उसको पार्टीशन नहीं बोलते, पार्टीशन वॉल हो गया, और द थिंग व्हिच इज नॉट एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द सीलिंग। और फ्लोर, फ्लोर उसको बोलते हैं जिसके नीचे में नॉन एयर कंडीशन और नॉन एयर कंडीशन एरिया है, उसको फ्लोर बोलते हैं, पर्टिकुलरली नॉन एसी। तो जैसा ये फ्लोर है, इसके नीचे का एक एरिया, बट ये ग्राउंड भी लगा हुआ है, इसी जैसे सॉइल पे कनेक्टेड है, उसको अपन वी इग्नोर दैट फ्लोर। तो फ्लोर इज, उसके नीचे भी कुछ और है, बिकॉज फ्लोर इज कैन नॉट बी एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। ये क्लियर हो गया? तो ये बेसिक चीज अपने को समझना जरूरी है। अभी वॉल यहाँ पर अपन ने कितना दिखा है, 4, 1 2 ऐसे 4 ओरिएंटेशन है, नहीं हाँ, देयर आर, हाँ बराबर है। तो देयर आर 4 ओरिएंटेशन वी हैव शोन, बट एक्चुअली हाउ मच वी कैन कैलकुलेट, इट इज 8। इफ इट इज ये रहा, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया। तो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन कैसा भी रह सकता है ना, जरूरी नहीं है कि ऐसे बनेगा हर वक्त। भाई बिल्डिंग किसी टाइप से होती है, कोई बिल्डिंग ऐसे सर्कुलर भी बिल्डिंग रहती है सर, सी शेप में रहती है, अलग अलग टाइप में आती है, उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग ओरिएंटेशंस आर देयर, उसके कंस्ट्रक्शन अलग अलग होते हैं। तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि आपको बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द हीट लोड ये सब कुछ होना जरूर, पता होना जरूरी है। देन व्हाट कम्स, ओरिएंटेशन हो गया, फिर थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल हो गया, बट थिकनेस के साथ में क्या होना चाहिए, अगेन यू शुड नो दी योर कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑल्सो। Construction material, what make is whether it makes any difference, क्या कोई कुछ भी रहा तो सेम रहता है, क्या फर्क पड़ता है? हीट ट्रांसफर में फर्क पड़ता है। तो उसको फर्क पड़ने के लिए कौन सा फैक्टर बोलते हैं उसको? मटेरियल फैक्टर। What we calculate for that? हाँ? नहीं, अपन कंस्ट्रक्शन मटेरियल का क्या? हाँ? कंडक्टिविटी, बराबर, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज, क्या लगता है, कॉपर की वॉल रहेंगी तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या है कि जनरली वी शुड हैव द लो कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर अपन क्या कंसीडर करते हैं, कंडक्टिविटी का अपोजिट क्या है, रेजिस्टेंस। तो वी कैलकुलेट ऑलवेज दी आर वैल्यू, बराबर है, रेजिस्टेंस वी कैलकुलेट, नॉट दी कंडक्टिविटी। तो 1/r इज योर कंडक्टिविटी, करेक्ट। तो ये सब चीजें अपने को कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल कुछ अलग हो सकता है, कोई डबल वॉल भी रहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ, देखा होगा इंसुलेटेड रहता है। तो यू हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग, ऐसा नहीं कि ये कोई एक फिक्स है करके। तो ये कहां से मिलेगा, जब अपने उसमें प्लान आता है, हीट लोड कैलकुलेट करने की ड्राइंग आती है, तो ये कौन डिसाइड करेगा ये वॉल कैसी रहेंगी करके? हु प्लेज द रोल दैट कि ये वॉल ब्रिक की बनेगी या कंक्रीट की बनेगी या और कुछ मटेरियल की बनेगी? हाँ,
हाँ सिविल इंजीनियर राइट नाउ ये सब सिविल इंजीनियर नहीं करता, आर्किटेक्ट डिसाइड करता है, ठीक है अभी एट प्रेजेंट। बट अभी एक आपने सुना होगा देयर इज अ ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट आर देयर। व्हाट इज माय ग्रीन बिल्डिंग? तो ग्रीन बिल्डिंग पहले भी हुआ करती थी, उसको नाम तब ऐसा ग्रीन बिल्डिंग का नाम वर्ड नहीं था, पर आज से 1970 के पहले जो बनी हुई बिल्डिंग थी, आप सभी बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग ही थी बेसिकली। तो कंक्रीटाइजेशन 70 के बाद ही शुरू हुआ, उसके पहले तो ब्रिक मॉर्टर इसी ब्रिक से ही बनते थे या मिट्टी के भी कर लेते थे। शायद सुना होगा आपने, आजकल सिर्फ विलेजेस में दिखता होगा कहीं मिट्टी के घर, पर पहले शहरों में मिट्टी के घर हुआ करते थे। तो ये आर्किटेक्ट डिसाइड करता है, बट नाउ ग्रीन बिल्डिंग की वजह से नाउ इनिशियली बिगिनिंग में ही बहुत सारे कंसल्टेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, मींस इंक्लूडिंग द एयर कंडीशनिंग कंसल्टेंट। तो दे विल से देखिए मेरे को इसमें हिट लोड कम करना है। अभी समझ लो कन्वेंशनली इफ आई एम कैलकुलेटिंग 5 टन आ रहा है और टारगेट इज टू मेक इट 1.5 टन, पॉसिबल है नहीं है? whether it is possible or it is not possible? एक अपन नॉर्मल केस करते 5 टन उसका हिट लोड आ रहा है, गिविंग एग्जांपल अपन, तो उसको 1.5 टन करना है, तो पॉसिबल है या नहीं है? इट इज पॉसिबल अप टू। सिर्फ इसमें क्या है कि एक कब पॉसिबल है, एक आइटम दूसरा आइटम, ये दो आइटम जो है विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, क्योंकि ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ये दिस इज मोर देन इट इज नॉट लाइक। तो ये दो आइटम को छोड़ के समझ लो ये दोनों भी आइटम 5 में भी 0 है और 1.5 में भी 0 है, तो देन इट इज पॉसिबल। तो अभी विल कम वन बाय वन। तो एरिया आपने देखा, उसके और जाएंगे नहीं। उधर में एक यहाँ पर एक एरिया दिख रहा, स्क्वायर फीट में दिया हुआ है। अभी यहाँ पर आपको शायद अरे राहुल अभी आप यहाँ पर स्टूडेंट से तुमको थोड़ा सा तकलीफ होगा। तकलीफ ऐसा होगा यू मे बी स्टडीइंग इन दी आइदर एमकेएस और एसआई सिस्टम में आप पढ़ रहे हैं, बराबर योर यूनिट, बट नाउ वी विल डिस्कस कंप्लीट इन दी एफपीएस सिस्टम में डिस्कस करेंगे। क्योंकि एफपीएस सिस्टम में क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि अभी भी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग जो ये है सेगमेंट वर्टिकल ग्लोबली अभी भी एफपीएस में काम कर रहा है। फायदा तो कुछ भी नहीं, दोनों में सेम ही है, बट क्या है जो आदमी जिसमें लैंग्वेज में बात करता है वही लैंग्वेज में चलता है। आपकी भाई रुद्र जी, क्या आप कितना एयर क्वांटिटी सीएमएच में बताएंगे? इस रूम में लगेगा? सीएम में बता सकता पर सीएमएच नहीं बता सकता, क्यों? दिस इज बराबर है। तो आप पढ़े कुछ भी एमकेएस एसआई पढ़े, पर जब प्रैक्टिस में आते हैं तो आपको एफपीएस सिस्टम में फॉलो करते हैं। व्हाट इज एफपीएस? फीट पाउंड सेकंड। सर कैलकुलेशन जाने से पहले मेरा क्वेश्चन है, हाँ। राजस्थान में एक ऐसा स्कूल है जो ब्रिक से ही बना है, हाँ। बट वो जो टेम्परेचर राजस्थान का रहता है उसमें अंदर में वो कूल ही रहता है, बराबर इस तरह से डिजाइन किया है। करेक्ट। इसमें हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो रहा है, बराबर, और फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ। तो हम उस टेक्नोलॉजी को क्यों उसको बढ़ाना चाहते हैं, हम इसमें क्यों मिला स्टडी करके इधर क्यों बिल्कुल मिला? तुम्हारा सही पॉइंट है। तो इसमें क्या बोला मैंने? ये है अभी आज के तारीख में वो सब करने के लिए अपॉन आर्किटेक्ट नाउ एवरीबॉडी इज गेटिंग इन्वॉल्वड इन दैट। तो सर जब उस जमाने में बना था तो डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कुछ तो लगा होगा हिस्ट्री में, है सर तो हमें हिस्ट्री खोजना चाहिए, आती है नहीं, हिस्ट्री में सब कुछ लिखा है पर पढ़ना बन जाता है। भाई आज अपन गए ये 40-50 साल के अंदर में व्हाट वी आर जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग द वेस्ट। है? ये भी चेंज नहीं कर रहा, बराबर, यू आर राइट। बस तो है ब्लाइंडली अपन उनको फॉलो करते थे। ऑफ कोर्स नाउ तुमने भी बोला कि एफपीएस सिस्टम को फॉलो करता है, मैं भी खुद एफपीएस में मोर कन्वर्सेंट देन दी एमकेएस एसआई से बात करेंगे, तो बिकॉज़ नाउ दैट हैज बिकम द प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, इट विल टेक अ टाइम टू चेंज, बट हो सकता है। बट अभी क्या क्या फ्यूजिक इसमें है कि मैंने वही बोला ना अभी, और इनको पूछा बोला इसका कितना एरिया तो बड़ा कितना सेवन लगता है, तो ये दोनों फटाफट
इमीडिएट बदल देगा, पर कितना सेम है बोला ब्लैंक। बट सर हम उस टेक्नोलॉजी पे अगर काम कर लिए हाँ। तो जो हमें वेस्टर्न थोक देती चाइना इंडिया पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हाँ। हैं, वो तो सिंपली रिसर्च करते और हमको डंप कर देते कि तुम मैन्युफैक्चर करो और हमें दो। नहीं वो अभी टॉपिक अपना अलग है, तो तुम्हारा पॉइंट अपन आज लेट अस रिस्ट्रिक्ट टू दी हीट लोड कैलकुलेशन। तुम्हारा जो पॉइंट है वो अलग है, वो उसको अलग से अपन डिस्कस कर सकते हैं, बट नाउ विल रिस्ट्रिक्ट टू द हीट लोड कैलकुलेशन। तुम्हारा जो पॉइंट है जैसे इसका क्या बोलते हैं, वो स्कूल के अंदर में वो सब देखा है, बट दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन। इतने गर्मी के इसमें भी ठंडा कैसा रहता है, और उसमें ऐसा नहीं कि पूरा बंद करके रखा हुआ है, पूरा खुला है, बिकॉज वहां पर का जो वॉल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और एयरी भी है। उस केस में क्या होता है कि एयर का मूवमेंट इस तरीके से किया हुआ है, ऑफ कोर्स इट इज कंप्लीटली साइंटिफिक वे। तो जो गर्म एयर है उसको आप वेंचुर इफेक्ट से लेके आ जाएंगे, वही गर्म एयर ठंडा हो जाता है विथ कांस्टेंट एंथैल्पी मेथड से। तो वो पॉइंट इसको अपन आज हीट लोड पे कवर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट साइक्रोमेट्री में जाना पड़ता है। वी हैव टू अपने मैडम वो साइक्रोमेट्री के और में कोई सेशन नहीं है, वी विल हैव इट लेटर ऑन, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द साइक्रोमेट्री। तो एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया। अब एरिया कैसा कैलकुलेट करना ये नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ये सबको आता है, ठीक है। हाइट, यहाँ पर हाइट है में दो हाइट है, देयर आर टू हाइट्स है। अभी इसका सेक्शन लेंगे। When we say the height means your condition area height, and when it is the ceiling height means ये true height, ठीक है। When we say the height means it is the false ceiling height। जहाँ पर है, जहाँ पर false ceiling नहीं है वहां पर क्या हो जाएगा, your calculation height and ceiling height is same, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने देखे होंगे सीलिंग हाइट में 9.8 लिखा है और हाइट भी 9.8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें फॉल सीलिंग नहीं है इस वजह से, बट जहाँ पर फॉल सीलिंग है देन देयर विल बी, यहाँ पर आपका फॉल सीलिंग हाइट आ जाएगी और ये तुम्हारी सीलिंग की हाइट है। अभी टेम्परेचर पे आते हैं। नाउ व्हेन वी कैलकुलेट द हीट लोड, बाहर का टेम्परेचर कितना है और अंदर का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि हीट विल फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑलवेज। हायर पोटेंशियल इज आउटसाइड, लोअर पोटेंशियल इज इनसाइड, बिकॉज लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर, क्योंकि ठंडा चाहिए अपने को यहाँ पर। तो हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम दी बाहर से अंदर में आएगा, बराबर। तो क्या फॉर्मूला है उसका, और एक पूरा रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग एक ही फॉर्मूले पे चलता है, U is equal to mCp dt। ये फॉर्मूला पूरा टोटल होल सब्जेक्ट इज ऑन दिस, जो हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला है। तो आपको पूरा रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग मास्टरी करना है, तो ये फॉर्मूला का मास्टरी कर लो, तो यू आर एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट, राइट। तो अभी हीट ट्रांसफर जो होगा तो उसके लिए बाहर का टेम्परेचर वहां पर लिखा हुआ 112 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, मींस इट इज समथिंग अराउंड 44.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये अपना से 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। इनसाइड कितना टेम्परेचर चाहिए ये अपन डिफाइन कर सकते हैं, मींस इट इज लाइक दिस वे, हां 22 भी कर सकते हैं, 23 भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन अपने रिक्वायरमेंट है, ये क्या आ रही है, ठीक है। 22 पे रहेगा तो हीट लोड क्या आएगा, भाई 45 और मेरे को 22 चाहिए, ये क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया, तो कितना हो गया
20 और 45 तो 25 किया, कितना हो गया 20। हायर द डेल्टा टी, भाई डेल्टा टी तुम्हारा ज्यादा है तो क्यू क्या होगा, क्यू भी ज्यादा ही होगा ना। लेसर द डेल्टा टी लेसर क्यू, मींस हीट लोड कम आएगा। अब 22 क्यूचे और 25 क्यूचे ये अलग टॉपिक है, डिबेटेबल है, नहीं उसको कर सकते हैं क्या भाई 25 क्यूचे। आज अपने आप तो लोग क्या बोलते हैं 22 और 24 की बात करते हैं, बट जापान में क्या टेम्परेचर, उनका डिफाइंड टेम्परेचर कितना है, यू नो एनीवन? इट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड उनके ऊपर का डिफाइंड टेम्परेचर, उसके नीचे करना है नहीं, इट इज द पनिशेबल ऑफेंस, यू नो दैट थिंग। तो वहां पर आप 27 के नीचे टेम्परेचर करें तो आपको पनिशमेंट हो सकता है। अपने आप तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है, तो लोग 22 भी रखते हैं, 24 भी रखते हैं, मन मर्जी अपनी। तो वहां पर की उनके एयर कंडीशन आते हैं, उसका टेम्परेचर सेट टेम्परेचर 27 के नीचे थर्मोस्टेट जाता ही नहीं है, मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अपने यहाँ पर थर्मोस्टेट क्या रेंज तक जाता है, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले 16 था, अभी 16 बंद कर दिया, अभी 18 ही है एयर कंडीशनर। अभी 20 पे कर दिया, अभी क्या जितने नए एयर कंडीशनर आ रहे हैं उसमें 20 के नीचे सेट नहीं कर सकते टेम्परेचर, क्योंकि दैट इज द मिनिमम। और वो धीरे धीरे बढ़ा रहे क्योंकि लोगों की आदत बदलने के टाइम लगता है ना, 18 से 25 करने बोलेंगे तो लोग, तो इसलिए 18 से 20 कर दिया, कुछ दिन बाद में 22 तक हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर 25 आएगा, फिर करते करते 27 आएगा। तो dB मींस ड्राई बल्ब टेम्परेचर, WB मींस वेट बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब वेट बल्ब का फर्क पता है? यस नो? हाँ, आप ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो थर्मोस्टेट है उसका जो बल्ब रहता है जिससे सेंस करते हैं, इफ यू पुट दी वेट विक, यानी उसको एक गीला कपड़ा उसके ऊपर में आप रैप करेंगे और उसको रोटेट करने के बाद में जो वो टेम्परेचर दिखाएगा, दैट इज वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर टोटली डिपेंड अपॉन योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बेसिस पे वेट बल्ब टेम्परेचर डिफाइन होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? समर पे अपने यहाँ पर क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है? हाँ? 50-55 समर में ये विंटर सबसे विंटर में रहता है, विंटर में ड्राइनेस। समर में सबसे लोएस्ट जाता है अपने यहाँ पर। इवन जनरली क्या बोलते हैं 15% आरएच जाता है, 15 से 20% के बीच में रहता है, बट वी हैव सीन एज लो एज मिस, मैडम ने भी देखा होगा, वी हैव सीन इन नागपुर एज लो एज 3% आरएच, 3%। 10-12% के रेंज में ही रहता है। हाँ। तो यानी दिस इज आल्सो मींस आई हैव ऑफकोर्स ये मेरे को तब समझ में आया जब मैं बेसिकली एयर कंडीशनिंग ब्लू स्टार में ज्वाइन करने के बाद में, ये तब तक तो ये टेक्नोलॉजी पता ही नहीं थी ना, शायद आपको भी आज पहली बार यू आर लकी दैट यू आर नोइंग बिफोर योर ग्रेजुएशन कहते ये ऐसे भी कोई टेक्नोलॉजी है करके। तो मींस एज लो एज 3% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज रिकॉर्डेड इन नागपुर वे बैक ऑफ कोर्स, बट ऐसा ही नहीं कि ये वेरिएबल है, आज 3% है, व्हाट विल बी द मिनिमम? It cannot go minimum, it cannot become 0. So it will be minimum will be 1% or 0.1%, but it cannot be 0. And it cannot be negative also. ठीक है? तो ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, आरएच, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर 18% लिखा है। उसके बाद में एक ग्रेन्स पर पाउंड ऑफ डीए, DA means it is dehumidified air. Grains per pound means 1 पाउंड ऑफ एयर में कितने ग्रेन्स ऑफ मॉइस्चर है, मींस वाटर है, इन शॉर्ट।
ग्रेन्स का यूनिट क्या है पता है? थाउजेंड ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, तो इसमें 1 पाउंड यानी कितना हो गया? 1 kg is 2.2 pound. इस मोटा मोटा आधा केजी एयर, तो आधा केजी एयर में कितना होता है? हाउ यू कंसीडर द एज को? आधा केजी एयर को कैसे गिनोगे? आधा केजी एयर इस रूम के अंदर में भी आधा केजी से कम ही हो गए। and अपन इतने सारे बैठे and the whole volume if you convert in the kg तो even it will be less than 1/2 kg also। उसके अंदर में तो that amount of moisture content is 73.7 grams। ये हो गया बाहर की कंडीशन। अंदर की कंडीशन में डिफाइन किया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें वेटेबल अपन ने क्योंकि कैलकुलेशन में वेटेबल आता नहीं, आप लिख सकते हैं, सब यहाँ पर अपन टेबल दे दिया है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड कैलकुलेशन के लिए, इसलिए वो देन व्हाट इज देयर 55% आरएच लिया हुआ है। कोई भी कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 पैरामीटर चाहिए। आपको पता है ना, सभी कोई भी कैलकुलेशन करना है यू शुड हैव मिनिमम 2 इनपुट्स टू गेट थर्ड इनपुट, थर्ड आउटपुट। एक से कोई निकलता नहीं, 2 चाहिए। आप वेटबॉल ड्राइवर लेंगे तो आरएच निकल सकता है, या ड्राइवर आरएच लिया तो वेटबॉल निकल जाएगा, या वेटबॉल आरएच लिया तो भी उसके अगेंस्ट में 76.5 is the that is the moisture content, that is the grams per pound of the humidifier। अब इसमें देखो तो आउटसाइड में क्या है? आउटसाइड की ह्यूमिडिटी कितनी है? 73.7 और इनसाइड कितनी है? अपना मॉइस्चर कंटेंट 73.7 एंड 76.5। इसका मतलब क्या हुआ है? व्हाट इज हैपनिंग? 112 से अपन रूम टेम्परेचर 112 से 112 है, 77 इनसाइड मेंटेन कर रहे हैं, और ह्यूमिडिटी अपना मॉइस्चर कंटेंट 73.7 से 76.5 मीन्स इसमें मॉइस्चर निकल रहा है। ये मॉइस्चर निकल रहा है, क्या हो गया? 76.5 ये जो है दैट इज द -2.8 ग्रेन्स पर पाउंड ऑफ ह्यूमिडिफायर एयर इज गेटिंग मॉइस्चर आउट, मीन्स उतना पानी निकल रहा है। तो आपने देखा होगा समर में भी एयर कंडीशन चलाते हैं तो पानी गिरते हुए दिखता है, बाहर से ड्रेन होते रहता है। वो क्या है? वो ये है। मानसून में भी निकलता है, सभी इसमें निकलता है। तो आपने देखा होगा इसका दोनों का डिफरेंस क्या है? 35 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड। और ग्रेन्स कहते हैं बाकी सभी पैरामीटर्स को। अभी ये जो डीबी का डिफरेंस है 35, ये किस चीज के लिए है? This is getting used for the your sensible heat calculation के लिए, और ग्रेन्स का जो डिफरेंस है that is getting used for the your latent heat यानी क्या होता है तो बता सकते हैं? वो तो आपने पढ़ा है, बताओ क्या होता है latent heat यानी? amount of heat required to increase the temperature of compound to 1 degree Celsius। नहीं, गलत है। जहां पर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ गया वो लैटेंट हीट नहीं हुआ।
सिंपल सा लैटेंट हीट में तुम्हारा टेम्परेचर सेम रहता है। लैटेंट हीट इज मेड फॉर फेज ऑफ फेज चेंज के लिए होता है। इट इज नॉट फॉर द टेम्परेचर एक्चुअली। योर बोथ फेज चेंज हैपेंस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट। भाई तुम्हारे बेसिक भी क्लियर करना पड़ेगा साथ में, ठीक है? बाकी जन को तो भूल गए होंगे, तुम तो अभी पढ़ रहे हैं ना, तो तुम्हारे को तो नॉलेज भी होना चाहिए एज ए स्टूडेंट। क्या बराबर है कि नहीं? ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया तुमको? मैं कैसे भूल गए? ठीक है, तो इतना समझ में आ गया अब तक? हाँ, ना ये आज का राइट क्वेश्चन लाइक दैट वे। ये कहाँ से मिलेगा? बराबर है, ये चीजें कहाँ से मिलेगी? These you will get from the psychrometric chart. This you will get it from the psychrometric chart. Of course, इसके सॉफ्टवेयर भी आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप कर देंगे तो सब मिल जाएगा, बट आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट रेफर करेंगे तो ये सब चीज मिल जाएगी। और साइक्रोमेट्रिक के ऊपर में अपन बाद में सेशन लेंगे। ऑफ कोर्स इट विल बी इन द मंथ ऑफ मई जून में करेंगे, क्योंकि साइक्रोमेट्री इज नॉट एक घंटे का नहीं है, इट इज अ फुल डे इवेंट इज देयर। और अब मुझे पता नहीं, बट नागपुर में कितने लोगों को साइक्रोमेट्री बेसिकली समझता है। इट इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। इट इज नॉट दैट सिंपल, जितना आसान लगता है वो वर्ड में, बट समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है साइक्रोमेट्री। What is air changes per hour? बाद में नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है एयर चेंजेस पर आवर। अरविंद क्या होता है एयर चेंजेस पर आवर? व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? This is air changes per hour means this is related, यहाँ पर एक कैलकुलेशन में कौन सा है? It is related with your fresh air. मतलब air required to change the air in 1 hour. यानी अभी ये रूम में कितनी एयर है? एयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी तुम्हारा ये रूम समझ लो 10 फुट बाय 10 फुट बाय 10 फुट हाइट है, हाँ? ये वॉल्यूम हो गया, तो ये हो गया, ये तुम्हारा 1000 फीट क्यूब हो गया। मेरे को इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर 1 घंटे के अंदर मेरे को 2 बार बदलने की है प्रेशर से। दिस इज द प्रेशर, यानी 2 टाइम्स इन 1 आवर। तो यानी मेरे को 2 डिवाइडेड बाय आवर मींस 1 घंटा हो गया। उसको मैं मिनट में करना है, क्योंकि अपन क्या करते हैं CFM यूज करते हैं ना, तो 1 आवर करना है, क्या करना है डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे। तो कितना हो गया? आगे करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो वो कुछ एक फिगर आ जाएगा। कितना आता है? कैलकुलेटर है किसी पास तो करके देख सकते हैं कितना। तो दैट इज द प्रेशर रिक्वायरमेंट फॉर दैट एरिया। 200 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो कितना आता है? 33.33। हाँ? 33.33। हाँ, तो ये इतना प्रेशर रिक्वायरमेंट हो गया उस रूम के लिए, 2 एयर चेंजेस। बट वेदर द 2 एयर चेंजेस इज द ओनली क्राइटेरिया? नॉट नेसेसरली। हाँ? नहीं, एक अपन ने बोली है कि भाई 2 एयर चेंजेस होना चाहिए, बट ये प्रेशर किस एरिया के लिए लगेगा? प्रेशर रिक्वायरमेंट कहां पर आएगी? बिकॉज इफ द मोर द प्रेशर मीन्स मोर द हीट लोड, लेसर द प्रेशर लेसर द हीट लोड। एनीवे अपन उसको बाद में देखेंगे। तो प्रेशर कहां पर लगती है? जहां पर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी है वहां पर प्रेशर लगती है, ठीक है? ऑफ कोर्स एनिमल ऑक्यूपेंसी में भी लगता है, तो ऐसा नहीं उनको प्रेशर रिक्वायरमेंट लगता है ना। प्रेशर किसको नहीं लगता? समझ लो डाटा सेंटर है, ये धीरे धीरे डाटा सेंटर के अंदर में ये पूरे पैनल्स लगे हुए हैं पूरे,
इसमें कोई प्रेशर की तो जरूरत ही नहीं है. इवन इन दैट केस योर प्रेशर शुड बी 0. कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई आदमी बैठा नहीं अंदर में. इक्विपमेंट्स आर देयर व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड. बट वही आदमी वहां पर बैठेगा तो प्रेशर रिक्वायरमेंट. तो प्रेशर रिक्वायरमेंट इज मीन फॉर द थिंग विच आर ब्रीदिंग. ब्रीथ क्या करते हैं? हाँ? Pardon? लिविंग. और आप इवन इसमें जाएंगे कोल्ड स्टोरेज में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसको भी प्रेशर, क्योंकि दैट इज ऑल्सो ब्रीथ्स. आपको पता है ये? एनीवे वो रेफ्रिजरेशन के हीट लोड एक अलग होता है, तो उसमें भी देयर आल्सो वी हैव टू ऐड द प्रेशर बिकॉज वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स ब्रीथ, तो उसको प्रेशर रिक्वायरमेंट है. एनीवे इक्विपमेंट अपन ने किया था वहां पर, एक इक्विपमेंट लोड यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, अब इक्विपमेंट लोड क्या है उसको अपन बाद में आ जाएंगे. उसके नीचे FA एज पर एस्ट्रे स्टैंडर्ड. ठीक है, एक एक्चुअल हीट लोड का कैलकुलेशन है. अभी आप इधर में ऊपर में फार्मूला दिख रहा, राइट? क्या लिखा है? मैक्सिमम ऑफ 15 into E12. What is E12? नंबर ऑफ पर्सन. उसको एक आदमी के पीछे में कितने लिया हुआ है? 15 CFM लिया हुआ है. 1 person 15 CFM is the requirement, right? Plus 0.06 into B6. B6 is your area. 1404. ठीक है, दैट इज 1. और अपन ने 2 एयर चेंजेस ली थी, तो ये दोनों के बीच में whichever is the highest, that is come there. आया समझ में? नहीं आया तो हाँ नहीं आया. प्रेशर कैसा कैलकुलेट करने का है? प्रेशर विल हैव एक तो प्रेशर रिक्वायरमेंट, एक तो ह्यूमन ऑक्यूपेंसी हो गया, और उसको अपन ने जो एस्ट्रे बोलता है, एस्ट्रे कैसा कैलकुलेट करने का? इट इज ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, उसका एक CFM दिया हुआ है. तो यहाँ पर अपन ने 15 है, बट ये 15 नॉट नेसेसरली वो एक एक्टिविटी के लिए आदमी काम कर रहा है. तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन्स एक्टिविटी. वो सोया हुआ है तो कितना लगेगा? इफ द पर्सन इज स्लीपिंग तो इट विल बी लेस प्रेशर इज रिक्वायर्ड. वो काम कर रहा है, जैसा मुझे अभी जैसा तुम बैठे हो यहाँ पर, वो काम करते हो, हर एक कंडीशन का अलग है. कोई जिम कर रहा है, आदमी काम कर रहा है, यानी कोई कर रहा है, तो उसकी प्रेशर रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है. तो वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है उसके बेसिस पे वो CFM डिफाइन होगा. उसका भी चार्ट है अलग से. ठीक है, तो दिस इज. अभी कितने लोग हैं? अभी इंसिडेंटली उस एरिया में कितना? एक ही आदमी बैठा है, इसलिए एक है. अभी इसमें अपन लेट अस मेक इट 5 कर देंगे. कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ. प्रेशर चेंज हुआ क्या? 460 लोग पहले भी था, अभी है. तो मैं समझ मैक्सिमम 2 निकाल रहे, तो 5 के इसमें भी वो चेंज नहीं हुआ. इफ यू मेक इट, यहाँ पर n चेंजेस मैं 1 करता हूँ, that become 230. तो which it is taking the maximum of that one. अभी यहाँ पर मैं 5 करेगा, इसको 15 कर देता हूँ. 309 हो गया. वैल्यू चेंजिंग, तो उसमें दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है. ह्यूमन ऑक्यूपेंसी CFM प्लस जितना एरिया अपन कंडीशन कर रहे हैं इनटू दैट एरिया इनटू 0.06 CFM. दिस इज एज पर द एस्ट्रे स्टैंडर्ड. कौन सा प्लेस में कितना एसी बेस लेना उसका भी यूज कर सकते हैं.
हाँ कौन सा एप्लीकेशन में कितना एसी पे यूज करना है उसका भी कितना होता है? यस, मैंने फ्रेशर आपकी रिक्वायरमेंट है, ये जो 2 एसी पेज या 1 एसी पेज या 5 एसी पेज एक तो बैंकवेट हॉल के लिए अगर नहीं, तो बैंक बेसिकली जो है ये एक आप आपने तुमको पूरा 5 टॉपिक देखे, मैडम ने जो पूरा 5 टॉपिक दिया था उसका आखिरी का टॉपिक कौन सा है? कौन सा टॉपिक है आखिरी का? आखिरी का थंब रूल्स। तो एसी पेज इज बेसिकली थंब रूल, यानी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना मैं कितने लोग बैठे हैं, बैंक को डाले 5 एसी पेज, आगे बढ़ जाओ। अब वो राइट है रॉन्ग है वो पता नहीं। अभी आपने सबने चाय पी, सबने पिए चाय, मीठी थी बराबर थी या कम शक्कर थी? भाई हर एक का अपना व्यू अलग हो सकता है। तुम्हारे हिसाब से क्या था, बराबर थी कि ज्यादा थी शक्कर या कम थी? 3 ही हो सकता है, ज्यादा तो ऐसे। अरे कुछ तो बोलो यार, पी नहीं, जिसने भी उसके बारे में बोल रहा हूँ। नॉर्मल थी और किसी के लिए मीठी भी होंगी, तुम्हारे लिए मीठी हुई? नॉर्मल थी। किसके लिए मीठी हुई? आपके लिए मैडम को मीठी हुई। हाँ? अब तुमको नॉर्मल है, उसमें और 1 चम्मच शक्कर और डाल देते तो क्या फर्क पड़ता था? मीठी हो जाती तो क्या होता था? भाई जिसको शुगर नहीं है उसका पी जाता था या नहीं पी जाता था? कुछ होना तो डायबिटीज होना ही नहीं है, क्योंकि जिसको शुगर आएंगे तो मैडम का एक्सेप्शन केस है, उसको छोड़ दो। बट जिसको नॉर्मल आदमी उसको 1 चम्मच का 2 चम्मच शक्कर डाल दी तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फर्क आज नहीं पड़ेगा, फर्क बाद में पड़ेगा। अभी नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि अभी तो बराबर है, अभी तो सब नॉर्मल है, कुछ नहीं, इसके इम्पैक्ट बाद में आते हैं। सेम केस में जहां पर मेरा एयर कंडीशनिंग लोड 1 टन है, मैंने 2 टन लगा दिया, क्या होगा? ठंडा तो होगा ही इतना, क्योंकि रिक्वायरमेंट 1 की है, 2 लगा दिया तो ठंडा होगा या नहीं होगा? होगा। फिर क्या होगा? बिजली का बिल मेरा ज्यादा आएगा, कौन पे करेगा? तो हीट लोड कैलकुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? भाई मेरे को थंब रूल के हिसाब से क्या है, भाई इनडायरेक्टली कितना लगता है? 2 टन लगता है, 3 टन लगता है तो ठंडा ही होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा करके। बट आपका कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ गया और ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया। तो थंब रूल के एडवांटेज जितने हैं उतने डिसएडवांटेज भी है। और इंडस्ट्री 98% थंब रूल पे चलती है, बराबर अरविंद? क्या बराबर है क्या नहीं? तो ज्यादा ठंडा होगा ना फिर तो, अगर 1 टन 2 टन लगा दिया तो नहीं, ज्यादा ठंडा नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर सेट करेंगे ना भाई, मेरे को जितना चाहिए उतना सेट करूंगा ना भाई। दोनों में मेरे को उतना ही मिल रहा है, पर ज्यादा क्या होगा बोलेंगे, जब दोनों पे सेम मिल रहा तो कैसा क्यों? नहीं वो अलग पार्ट है, पर ज्यादा होगा एनीवे। फिर बाद में क्या है? लाइटिंग फैक्टर। लाइटिंग फैक्टर यहाँ पर दिया है 1.3 वैट पर स्क्वायर फीट, ठीक है। आज ये एरिया कितना है यहाँ पर? एक कितना 300 स्क्वायर फीट एरिया है ये हमारा। यहाँ पर कितने लाइट लगे? 1 2 3 4 5 लाइट लगे हुए, सबका वैटेज निकाला और अपन ने दिया। अब ये 1.3 वैट पर स्क्वायर फीट ये कैसा है? ये कंसिडर किया हुआ है। क्यों? इसको एक्चुअल में कैलकुलेट किया जा सकता है या कंसिडर करके चलना है, यानी ऐसे अजम्पशन। कैलकुलेट किया जा सकता है। क्यों? पहले यानी व्हेन आई स्टार्टेड मींस आज से 30 इयर्स बैक, दैट टाइम वी वर कंसीडरिंग 2 वैट मींस 2 वैट पर स्क्वायर फीट। और आज की तारीख में नाउ द चेंज हैज कम फ्रॉम 2 वैट टू 0.5 even 0.3 वैट पर स्क्वायर फीट। क्यों? Yes, now the energy efficient lighting fixtures and fittings have come. ये डेवलपमेंट है, यानी ऐसे 30 साल पहले एलईडी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। आज है
सब एलईडी लगते हैं, टू दैट एक्सटेंड इट हैज कम। अगेन ये 0.3 वैट 0.5 वैट क्यों आ गया? क्योंकि जिस एरिया में अपन लाइट लगा रहे हैं वहां पर एक्टिविटी कौन सी हो रही है इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक अभी यहाँ पर बैठे हैं सब जन, यहाँ पर ऐसा कुछ ज्यादा रीडिंग का काम नहीं होगा। आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो और सुन रहे हैं, ऐसा जब डॉक्यूमेंट लेके रीड नहीं कर रहे, तो उसका भी एक रिक्वायरमेंट है क्या, कितना लक्स लेवल लगता है उसके बेसिस पे, लक्स लेवल पे बेसिस पे अपना ये वैट निकलेगा। लक्स लेवल पे क्या निकलेगा, ल्यूमेंस पर एरिया के निकलेगा, फिर ल्यूमेंस गेट कन्वर्टेड टू द वैट। पर एक्टिविटी क्या कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आज ये अपन 0.3 0.5 जो लिया हुआ है, 0.5 जनरली नॉर्मल केस में हो जाता है, और 0.7 to 1 वैट एक अच्छा यानी कैबिन जहाँ पर लाइटिंग का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ज़्यादा मीन्स 250 लक्स जहाँ पर चाहिए वहाँ पर इस रेंज में आ जाएगा, जहाँ पर 150 है वहाँ पर 0.5 0.3 के इसमें आ जाएगा। कई के इसमें रिक्वायरमेंट पे बहुत कम रहता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी ज्वेलरी शॉप। अभी उसमें भी व्हाइट लाइट, ज्वेलरी शॉप में कौन सा लाइट रहता है, येलो लाइट रहता है, और इतना लाइट मारता है वो कि वो सब चमकते दिखना चाहिए। तो ज्वेलरी शॉप क्योंकि वही एक कॉस्ट कंडीशन है इसकी वजह से, तो वो ज्वेलरी शॉप वाला लाइट दिखता है, तो उसके यहाँ पर कितना जाता है, then that time your 2 watt per square feet also is not correct, it goes as high as 5 watt per square feet। यानी लाइटिंग का भी कितना रोल है, 0.3 से 5 वैट तक आ गया, यानी इट इज ऑलमोस्ट 12 टाइम्स। तो इसलिए एप्लीकेशन भी ध्यान में रखना जरूरी है कि अपन कौन सा एप्लीकेशन के अपन लाइट सिलेक्शन कर रहे हैं। तो इट इज नॉट सेम, it has to be studied from the application to application। सर मैग्नीशियम बल्ब क्यों यूज करते हैं? हाँ? मैग्नीशियम बल्ब हाँ, क्यों यूज करते हैं? उसको ज्यादा लाइट एमिटेंस है उसमें, तो उसमें मेरा पावर रिक्वायरमेंट इज लेस एंड लाइट एमिटेंस इज मोर, तो गोल्ड के लिए वो भी यूज कर सकते हैं। बट मैग्नीशियम वाइट रहता है ना, आपने वेलो चाहिए, तो शीट उससे नहीं होता। क्योंकि ज्वेलरी वाला आप कोई भी ज्वेलरी शॉप में देखो आपको व्हाइट लाइट नहीं मिलेगा। व्हाइट लाइट कहाँ पर मिलेगा, सिर्फ उसके अलग अलग उससे डिफरेंशिएट किया होगा। तो किसमें सिल्वर जहाँ पर रखा वहां पर व्हाइट रखता है, जहाँ पर गोल्ड और बाकी स्टोन्स वगैरह रहता है वहां पर येलो लाइट ही रहता है। इवन तो आपको क्लॉथ स्टोर में भी येलो ही मिलेगा। हाँ, लेडीज सेक्शन जो होता है क्लॉथ हाँ, स्टोर वहाँ पे भी आपको वहाँ पर येलो येलो ही मिलेगा। दिस इज बाईपास फैक्टर। एक बाईपास फैक्टर क्या है, अरविंद? ज्यादातर प्लेयर जो कॉइल से इतना बाईपास होता है। यस, ये कूलिंग कॉइल जो रहती है अपनी, ये ट्यूब्स हो गए तुम्हारे और ये फिन्स हो गए। ये फिन्स का भी स्पेसिंग रहता है। कितना स्पेसिंग यूज करते हैं अपन नॉर्मल एयर कंडीशनर में? 2 इट इज 11 to 12 एफपीआई बोलते हैं अपन। मीन्स 1 इंच के इसमें 11 से 12 आप बराबर है, तो यानी 12 एफपीआई 10 एफपीआई, 11 to 12 एफपीआई वो यानी जनरली एयर कंडीशनर के लिए इतना यूज होता है। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन वो वेरी होता है। इसके लिए और कौन सा पैरामीटर होता है बाईपास फैक्टर को डिफाइन करने के लिए? वन इज दिस वन, अनदर बाइक का इंजन और मोटर, हाँ बाइक के इंजन में भी फेंस यूज होता है। हाँ होते हैं उसमें भी। नहीं भाई ये बोल रहा था कि बाईपास फैक्टर डिफाइन करने के लिए 2 फैक्टर्स लगते हैं। एक ये हो गया आपके फिन्स पर इंच यानी एफपीआई फिन्स कितने हैं, और दूसरा हाँ विड्थ ऑफ द कॉइल। नहीं वो तो एरिया हो गया ना, डिपेंड हो गया। हीट ट्रांसफर रेट, हाँ हीट ट्रांसफर रेट, हीट ट्रांसफर,
अपन हीट ट्रांसफर ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो उसी के लिए कौन सा रहेगा? लेंथ हाँ, लेंथ लेंथ तो दोनों कैलकुलेट करने के लिए होगा। तो एक अपना एपीआई हो गया, सेकंड इज योर वेलोसिटी ऑफ एयर। रेडिएशन ऑफ हायर द वेलोसिटी, हायर द बायपास फैक्टर, लोअर द वेलोसिटी, लोअर द बायपास फैक्टर। यानी जो रेफ्रिजरेंट और एयर का कांटेक्ट, इसका अपोजिट क्या रहेगा? कांटेक्ट फैक्टर। बायपास फैक्टर और कांटेक्ट फैक्टर पुट टुगेदर इज 1। मींस अभी यहाँ पर बायपास फैक्टर 0.12 दिया है, कांटेक्ट फैक्टर कितना हो गया? 0.88 हो गया। ठीक है, ये एफपीआई के साथ में और से यहाँ पर रो डीप भी एक रहता है, रो डीप ऑफ कॉइल, क्योंकि जितना थिकनेस ऑफ कॉइल रहेगा उतना कांटेक्ट ज्यादा होगा, बायपास फैक्टर कम रहेगा। तो अभी जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन 0.12 बायपास फैक्टर मींस इट इज जनरली 3 रो डीप कॉइल के लिए होता है। 3 रो डीप कॉइल एंड 10 to 11 एफपीआई at velocity of around 500 एमपीएम। ठीक है, उसका भी एक चार्ट है। तो ये सब पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए वो बायपास फैक्टर, तो अपन अभी कैलकुलेशन कितना 0.12 लिख दिया, बट दिस प्लेज अ रोल फॉर हिट लोड कैलकुलेशन, क्योंकि ये इसका रोल कहाँ प्ले होगा? ये पूरा सेक्शन क्या है? ये 3 जो लाइन है 1 2 3 से लेके इतना, दिस all these are related with your fresh air requirement except equipment. Equipment is not but बाकी peoples बायपास फैक्टर और ये प्रेशर का ये उससे रिलेटेड है। लाइटिंग भी उसमें नहीं था, लाइटिंग भी is not playing a part of the pressure। इतना समझ में आ गया? अभी आता है अपन क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? रूम सेंसिबल हीट। ठीक है, इधर में क्या बोलते हैं, इधर 000 लिखा हुआ है। अब जब सोलर गेन, वही अपन सोलर गेन कैलकुलेट कर रहे हैं, सन से जो हीट आ रहा है, तो सोलर इज हैविंग रेडिएशन का एक अलग होता है और कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। वॉल्स के लिए अपन ने क्या किया है? वॉल रूफ के लिए कन्वेक्शन एंड कंडक्शन किया, और सोलर के लिए अपन रेडिएशन भी कंसीडर कर रहे हैं, और उसके वो नीचे में जो आएंगे तो वो भी दिखेगा। ठीक है, अभी रेडिएशन में यहाँ पर ये डिफरेंस लिखा हुआ है इधर में ऊपर में, व्हाट इज द डिफरेंस? इट इज द डेल्टा टी बेसिकली, और इधर में फैक्टर लिखा है, मींस क्या है वो? ये डेल्टा टी अपन इधर में निकाला हुआ है, और वो जो फैक्टर है वो एमसीपी है इन शॉर्ट। तो अब जहाँ पर मास फ्लो रेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो वॉल है, तो उसके हिसाब से वो कन्वर्ट हो गया, बट बेसिकली वही फार्मूले के अंदर का एमसीपी यानी दिस फैक्टर दिखता है। अब इसमें साउथ ग्लास को अपन ने 12 दिया हुआ है, इस यानी ईस्ट के ग्लास को समझ लो, इफ देयर इज अ विंडो ऑन द ईस्ट साइड, व्हाटएवर द ग्लास एरिया इज देयर, उसके लिए डेल्टा टी स्क्वायर, नॉर्थ के लिए 26, वेस्ट के लिए 162, और हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा जो रूप में लगता है कभी ग्लास, उसके लिए 1160। बाकी पर हीट कहाँ पर से ट्रांसफर होती ज्यादा, यानी नॉर्मल केस में जब समर में जब सन ट्रैवल करता है तो 4 बजे कहाँ से होगा? आपको पता है क्या हाउ सन ट्रैवल्स particularly in summer, बिकॉज इट विल कीप ऑन चेंजिंग।
क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे। क्वेश्चन हाउ सन ट्रैवल्स, मैंने सन कहाँ से ये होता है, राइज होता है, हाँ ईस्ट से होता है और वेस्ट में जाता है, बराबर है। हाँ। तो ट्रैवल कैसे करता है मतलब ऐसे जाता बोलूंगा है ना, इधर से निकलता इधर जाता है सिंपल है बोलेंगे, नथिंग ग्रेट इन दैट वन। अभी अगले महीने में संक्रांति है, संक्रांति को और एक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाँ उसको एक नॉर्थ पार्ट में उसको और एक नाम से बोला जाता है, पोंगल। उत्तरायण। उत्तरायण। उत्तरायण बराबर। व्हाट इज उत्तरायण? उस दिन ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, बराबर, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो दैट उत्तरायण का जो दिन है, उस दिन उत्तरायण खत्म होता है, शुरुआत में होती है। तो यानी अब तक क्या हो रहा था, क्या ईस्ट से निकलता है और ऐसा जाता है सन, और उस दिन के बाद में सन का डायरेक्शन ऐसा जाता है, यानी साउथ से हो गए, यानी साउथ साइड से, मैं ऐसा थोड़ा थोड़ा टिल्ट होता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली मैंने दिखाते लिए ऐसा किया, बट यानी वो एक ऐसा स्लाइटली टिल्ट होकर ऐसा जाता है। कहने हर एक दिन के हिसाब से वो अपना पोजीशन चेंज करता है। तो अपन अभी डेट अपन ने को सेट किया मई 22 की मतलब उस समय तो पूरा साउथ साइड में रहता है। तो 6 महीने का टाइम पीरियड है। तो यहां पर कोई दीवार या कोई वॉल, आपने देखा वॉल में भी 0 है और ग्लास में भी। तो जब कभी ऐसा हो सकता है कि कभी ग्लास का एरिया आ जाएगा और वॉल का एरिया 0 रहेगा, एक और हाँ? एक ही अगर ग्लास का एक रहा तो वॉल का भी एक ही रहेगा। मीन्स देयर इज नो ग्लास विदाउट वॉल। समझ में आया क्या बोला मैं? और सर टोटल भी तो रहता है, हाँ? टोटल वॉल भी तो ग्लास की रहती है कभी कभी, स्लाइडिंग ग्लासेस वगैरह। हाँ वो रहता है, बट ऐसा बहुत यानी ऐसा पूरा टोटल ग्लास हाउस का एयर कंडीशनिंग करने का ऐसा नहीं के बराबर ही होता है। बट जनरली मैं पूरा ग्लास का मैंने घर बना दिया और उसमें एयर कंडीशनिंग कर रहा, ऐसा नहीं होता है। तो मीन्स इन शॉर्ट एपरेंट हीट लोड कैलकुलेशन कर सकता मैं, देयर इज नो वॉल विदाउट ग्लास। मैंने वहां पर ग्लास है मीन्स वॉल होना ही है, क्योंकि पानी विद दैट विंडो इज गेटिंग फिटेड इन द वॉल ओनली ना। तो ये 12 12 12 26 162 कैसे निकले हैं? तो डेल्टा टी का देखा तो अभी अपन ने क्या बोला, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है और साउथ की तरफ सपना रहेगा, क्योंकि मई 22 तो साउथ की तरफ रहेगा। और इधर में साउथ की तरफ कितना दिखा रहा है, 12 डिग्री रेडिएशन है, ठीक है। ईस्ट वो बाकी दिया हुआ। तो अभी ये कैसे कैलकुलेट किया, कहां से आया? अरविंद तुम कैसे करते हो? इसको छोड़ो, तुम कैसे करते हो? नॉर्मली ऑटोमेटेड ड्राइंग आती है, उसमें ओरिएंटेशन देख के फिर हम लोग कैड में डायमेंशन निकाल के उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं वो तो एरिया तो निकाल लोगे भाई, एरिया की बात नहीं, एरिया तो तुम निकालना तो बहुत आसान है। ये डिफरेंस जो 12 यहाँ पर है तो तुम कितना कंसिडर करते हैं? क्या वो ऑलरेडी दिया हुआ उसमें वैल्यू डाल देते हो आंसर आ जाता है? बस वही करता सर। बस, बट वो 12 बराबर है गलत है, ये नोबडी नोस। ऊपर की हैंडबुक में लिखा है, पीछे हैंडबुक में दिया है। इसलिए हैंडबुक से निकाल दे रहे टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, इवन इसने हैंडबुक पे भी नहीं किया, एक उसका वैल्यू दिए हुए, ठीक है, बट दैट वैल्यू इज अगेन द बेस्ड ऑन द यूर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया हुआ है, बट देयर इज अ साइंटिफिक वे ऑफ कैलकुलेशन। ये शीट में दिखा रहा हूं, बट इसमें आप ज्यादा मत समझेंगे।
इसमें अपन ने 112 डिग्री बाहर का टेम्परेचर दिया है, मानसून समर यानी विंटर टेम्परेचर, डेली रेंज कितना 26 हो गया, इवन इसका लैटिट्यूड भी दिया हुआ है। ये सब चीज़ें फैक्टर्स उसमें काउंट होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई जो नागपुर का है वो मुंबई का नहीं रह सकता या नासिक का भी नहीं रह सकता, तो यू हैव टू कैलकुलेट फॉर ईच एंड एवरी लोकेशन। जो फिगर्स उधर में 12 है वो नागपुर के लिए, इसका मतलब नहीं कि नासिक के लिए सेम है। इट विल वेरी फ्रॉम योर लोकेशन टू लोकेशन बिकॉज योर लैटिट्यूड इज गेटिंग चेंज। एक लोकेशन दूसरे लोकेशन पे चेंज हो रहा है, तो इसलिए वैल्यू भी चेंज होगा। इसमें अभी क्या है, आउटसाइड ह्यूमिडिटी टू इनसाइड ह्यूमिडिटी 38.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब करेक्शन ये कैसा निकालना, 20.6, क्योंकि दिस करेक्शन फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड ये कैसा लगेगा, ये उसका एक वैल्यू है। तो यहाँ पर अपने समर्थ के लिए, क्योंकि डाटा बुक में जो दिया हुआ है 35 डिग्री के लिए और 35 डिग्री डेल्टा टी के लिए, आउटसाइड टू इनसाइड 17 दिया है 40 के लिए, तो फिर उसका इंटरपोलेशन करके अपन ने 38.6 के लिए कैलकुलेट किया। सो दैट इज व्हाट दिस 20.6 हैज कम। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा, तो मैं बस फिर बाद में वो टेम्परेचर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है T पूरा सब। देन बेस्ड ऑन दैट ये पूरे सब चीजें नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सब फॉर्मूले लिए हुए इसमें, और ये पूरा निकाल के और हर एरिया का उसका कैलकुलेट। ठीक है, क्योंकि इसको अपन समझने के लिए तो एक दिन लग जाएगा, अपन इसको कटेड शॉर्ट करता हूँ, और इसको मैं आपको चाहिए तो आप नोट कर लो, मैं जो बताता हूँ ये आप यूज कर सकते अपने कैलकुलेशन के लिए, विच इज 95% विल बी योर करेक्ट। आई एम नॉट सेइंग 100% गुड, बट 95% you will be correct in your calculation. East, west, north, south, northwest, northeast, southeast, southwest। ये जो अभी करेक्शन फैक्टर जो बताया हुआ है -6/12, ये आप पकड़ सकते हैं। ऊपर की वैल्यू जो है वॉल के लिए और नीचे की वैल्यू जो है वो क्लास के लिए। ठीक है, एट 7 डिग्री फ़ारेनहाइट में।
तो इसको अपन कैसे यूज करने का, तो ये देखा होगा इसमें 12 सब क्लास का 12 लिखा हुआ है, तो मीन्स ये जो डेटा है तो रेडिएशन के लिए जो वैल्यू इधर में दी हुई है एज इट इज, जो नीचे की एज इट इज यू हैव टू प्रूव दैट, ठीक है। ये मतलब 95% पे करते हैं, हम इट इज 100% के लिए वो करना पड़ता है, देन यू हैव टू कैलकुलेट। तो अभी देखो यहाँ पर साउथ के लिए यहाँ पर 12 लिखा है, इधर भी कितना है, साउथ के लिए 12 ही है, ठीक है। नॉर्थ के लिए 12 है, इधर नॉर्थ के लिए कितना है 23 है, ठीक है। नहीं ईस्ट के लिए 12, सॉरी ईस्ट के लिए 12 इधर, हाँ नॉर्थ के लिए 26 है, इधर में 23 है, ठीक है। ये आप पकड़ लो इस ओवरऑल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम नॉट सेइंग दैट ये नागपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन वेस्ट के लिए कितना 162, यहाँ पर कितना है 163, और हॉरिजॉन्टल का 116 लिखा हुआ है। यहाँ पर इसमें लिख रहा है हॉरिजॉन्टल यू कैन मेंशन लाइक दैट, ठीक है। तो ये एज इट इज रिलेशन के लिए वैल्यूएबल है, एज इट इज लिखे हुए हैं। देन कमिंग टू दिस वॉल, बराबर। अब इसमें ये क्या है, यहां पर दिया है क्लास के लिए 0.56 अपन ने फैक्टर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, योर ग्लास इज सिंपल सिंगल पेन ग्लास विथ वेनेशियन ब्रांड्स लगा हुआ है। बट में वेनेशियन ब्रांड्स उसके ऊपर चौकन नहीं लगाते ना, बट ये एक नॉर्मल ग्लास का दिया हुआ है। बट नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लास आर अवेलेबल, डबल ग्लास भी होता है, इवन यानी हर एक ग्लास का अलग अलग फैक्टर होता है। तो ये जब अपन ग्लास लेते हैं तो ग्लास कौन सा लगाने वाला है उसका फैक्टर कंसीडर करके वो वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ पर 0.56 लिया, नॉट नेसेसरली 0.56 ही रहेगा, इट कैन बी 0.3 0.23 भी आ सकता है। तो उसको 0.56 यानी हमारे ग्लास का SHGF सोलर हीट गेन फैक्टर वो ग्लास मैन्युफैक्चरर देता है, ठीक है। वॉल पे आते हैं अभी, यहाँ पर अभी दिया है साउथ वॉल एरिया, अपन कैलकुलेट करेंगे। मैं एरिया भी समझाना नहीं क्योंकि एरिया आपको कैलकुलेट करना आता है। अभी 27.2 लिखा है, ये कैसा है, अगेन इट इज फॉर्मूला आ गया उधर में, तो अपन सिंप्लीफाइड कर देते हैं। फॉर्मूला के लिए वो पूरा जाना पड़ता है, पूरा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना डीवी डिफरेंस कितना आ गया, कितना यहाँ पर डीवी डिफरेंस 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। तो व्हाटएवर इज यूर अभी जो वॉल रहेगा 35 प्लस ये ऊपर की वैल्यू, समझ लो मैं इसको ए बोलता हूँ और इसको जी बोलता हूँ। 35 प्लस ए इज यूर दैट डिफरेंस फॉर द सोलर गेन के लिए थ्रू वॉल्स, वॉल रूफ के। यहाँ पर कितना दिया है साउथ वॉल 27.2, इधर में कितना दिखा है साउथ के लिए अपना
35 ये है और ये -3 है, ठीक है। साउथ में साउथ के लिए +1 है, ये 36 हो गया, ठीक है। बट when you calculate it will be 27.2। इस वॉल के लिए सेम ये ऐसा समझना, रूफ के लिए है ना हॉरिजॉन्टल, उसके लिए कितना है, रूफ के लिए इट इज अ +20। कुछ समझ रहा है, नहीं समझ रहा है तो हाँ अरे वो कौन से कॉलम में कौन सा वो जो वैल्यू है ये वैल्यू ओसी केस में से लिया हुआ है, बट इट इज दी एक कंसीडर करके ओवरऑल केस के ऊपर। बट मैंने क्या बोला कि इट विल दिस वैल्यूज विल वेरी फ्रॉम योर लोकेशन टू लोकेशन। जैसा आपका लोकेशन बदल गया, मींस इवन नागपुर से वर्धा भी हो गया तो भी आपका कैलकुलेशन में चेंज आएगा। ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी लेस बट देयर विल बी डिफरेंस। बट ये अपन ने एक जनरलाइज बनाया हुआ है, तो मैंने बोला था 95% विल बी करेक्ट। आई नॉट से दैट इट इज 100% करेक्ट। 100% करेक्ट इज दिस। यहाँ तक समझ में आया क्या? और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। थोड़ा सा टफ होना शुरू हो गया लगता है। अभी ग्लास का क्या लिया है? ग्लास इज 35 डिग्री लिया हुआ है, ठीक है। अब ग्लास के लिए 1.13 की उधर लिया हुआ है, ठीक है। दैट इज फैक्टर विच इज वो हीट ट्रांसमिशन रेट कितना होता है, एक सोलर हीट का फैक्टर होता है और एक हीट ट्रांसमिशन रेट। ये सब ग्लास मैन्युफैक्चरर के इसमें दिया जाता है। वे टू टेक इट एज इट इज। बट जब अपने पास में ग्लास कौन सा लगाना है तो अपने को पहले पता नहीं रहता, तो वी गो विद दिस वन। तो दिस इज यूर ऑन दी ये 0.36 ये भी फैक्टर, सॉरी ये 0.36 रह गया था ना। ये अपन वॉल का अपन थोड़ी देर पहले शुरू में बोला था ना, वॉल का कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट होगा। योर भाई पहले मेरा इंसुलेशन है, मैंने पहले प्लास्टर हो गया, फिर बाद में ब्रिक हो गया, फिर बाद में प्लास्टर हो गया, तो ये सबका कैलकुलेट करके वो क्लीन निकलेगा। और अलग मटेरियल चेंज हो गया, समझ लो उसमें मैंने इंसुलेशन भी डालता हूं तो इंसुलेशन का फैक्टर होता है, तो दिस विल कीप ऑन वेरिंग, इट इज नॉट फिक्स। बट अरविंद क्या करता है, उसका एक एक्सेल शीट बनी हुई है, वो सीधा एरिया डालता है इधर में, ये वैल्यू वैसे कैसे रखता है और जो उत्तर जो आंसर आता है वो उसको हिट नोट पकड़ के आगे बढ़ता है। बराबर है अरविंद? ऐसे होता है ना क्या रोदिर? बराबर ऐसा ही होता है, ये सब ऐसा ही करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ गलत कर रहे हैं, they are doing what they know। बराबर है? nobody is doing wrong। मैंने क्या बोला था पहले, कोई गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि जो बताया गया उतना सिखाया गया उसमें अपन एक्सपर्ट हो, वो बराबर सही कर रहे हैं। बट अपने को पता नहीं थी ना वो चीज, इस वजह से गलत कैसे बोल सकते हैं अपन? अभी पता चल रहा है कि अपन थोड़ा गलत कर रहे हैं ना, बराबर। बट अब तक अपन गलत नहीं कर रहे थे, अब तक अपन सही कर रहे थे। आज की बात में लगेगा ऐसा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ करके, राइट? अभी करेक्शन आ रहा हो। तो दिस इज व्हाट, तो ये जो चीज है 0.36 अपन ने या 0.56 ये अपन नॉर्मल है। बट आपको एक्चुअल कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू नो दी ऑल दिस फैक्टर्स। जब अपन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो बटन लगना है वो अपने को पता होना चाहिए, तब जाके यू विल कम टू इट। ये क्या है, ये सब सेफर साइड पे। इसमें कैलकुलेशन में क्या होगा भाई, मेरा 0.56 की जगह 0.3 का लग जाएगा, क्या होगा मेरा? आई एम ऑन सेफ साइड, क्योंकि 0.3 का मतलब मेरा हिट लोड कम हो जाएगा। 0.56 पे जाता है ना, 1.13 की जगह मेरा 0.83 आता है या 0.84 आता है, स्टिल आई एम सेफ। इसमें भी क्या है, 35 लिख गया है, आई एम सेफ। नागपुर में उससे भी थोड़ा सा मैंने वेरिएशन होता है लोकेशन लोकेशन, तो ये जनरलाइज किया कभी कभी। फिर बाद में इसको भी कई जगह कुछ गड़बड़ भी हो गया भाई, आज ये सब मैंने जो चार्ट बनाया है ये एक ऑल इंडिया बेसिस पे है, बट लोकेशन लोकेशन वेरी होगा, तो उसका भी एक रहता है, तो और एक फैक्टर है जो बाद में अपन आते हैं। सिमिलरली फ्लोर का भी, फ्लोर में क्या है,
इट इज 35, ये 35 जो ग्लास के लिया हुआ है, जो अपना डीबी एज इट इज था, यहाँ पर भी 35 है, इसलिए 35 इधर में आ गया, सेम डीबी इट विल बी। और फ्लोर के लिए क्या क्या डीबी -5 डिग्री करंट, इसलिए V10 -5 दिख रहा है इधर में, 5 डिग्री करंट। फ्लोर आ गया। सीलिंग, सीलिंग इज अगेन V10 -5, जो फ्लोर के साथ है वो सीलिंग में भी है। तो मैंने आपको पहले बोला था सीलिंग और रूफ का, सीलिंग इधर में लिया हुआ है, रूफ इधर में लिया हुआ है। तो सीलिंग और रूफ एक जगह आएगा क्या एक ही फ्लोर में? क्या आएगा? दोनों कैसे जा सकते हैं? अगर सीलिंग रहेगा ना तो रूफ रहेगा, दोनों साथ में कैसे रह सकते हैं? एक ही फ्लोर में दो चीज कैसे आ सकते हैं? अगर सीलिंग रहेगा तो रूफ नहीं रहेगा, रूफ रहेगा तो सीलिंग नहीं रहेगा। और आपने दोनों जगह डाल दिया, मैं सामने गड़बड़ कर दिया। रूफ मतलब एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, Yes. एंड सीलिंग मतलब कंपार्टमेंट। हाँ, तो दो में से कभी भी एक ही रहेगा, दोनों कभी नहीं रहेंगे। ठीक है, एरिया तो आप कैसे कैलकुलेट कर देंगे, ये दिए हुए है उसके। ये भी सीलिंग का भी वही है। पार्टीशन के लिए क्या किया? डीबी -5। पार्टीशन आगे कौन सा हो गया? व्हेन आई सेड द पार्टीशन वॉल हो गया, बट if this area is AC and this area is non-AC, then only this wall will act as a partition. If this is AC, then हाँ? नहीं, वो तो पार्टीशन है, but whether that will be in the include calculation में, it will be 0 because ये भी 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी 24 डिग्री सेंटीग्रेड, तो what is the both are at the same potential, so heat transfer will happen? No, irrespective of the whatever is the wall. तो इसलिए वो कैलकुलेशन में नहीं किया। पार्टीशन क्लास, तो पार्टीशन वॉल का रहेगा ऐसा नहीं, कभी क्लास का भी पार्टीशन हो सकता है। ठीक है, ये वैल्यू 9 नहीं है, ये यहाँ पर कुछ गलती से है। पार्टीशन वॉल का वैल्यू कितना रहेगा बता, यानी क्लास का। वो भी डीबी -5 रहेगा, यानी दैट विल बी 30 डिग्री। ठीक है, ये फैक्टर्स बताए थे, वो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से देना है। सीलिंग और यहाँ पर पार्टीशन, यहाँ पर चेंज किया 0.08, ये कैलकुलेट करके डाले हुए। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन करना है। तो व्हाट हैपेंस, अभी हर चीज का यहाँ पर क्या हो गया, एरिया इनटू फैक्टर, वो फैक्टर और ये डेल्टा टी इज इक्वल टू 3371, ये जो वैल्यू है, इसका यूनिट यहाँ पर क्या है? BTU पर आवर है इसका यूनिट। BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अगेन FPS सिस्टम का बोल रहा था, अभी समझ लो, आपको कैलकुलेशन में भी अभी फार्मूला की वजह से वो आ जाएगा, और उसको कुछ करना है कि फार्मूला, अपना फार्मूला आंसर ऑटोमेटिक दे देगा। ये हो गया क्या बोलते हैं अपना सोलर हीट गेन। अपन अब तक क्या किया? हीट ट्रांसमिशन सोलर और इंटरनल हीट से किया। नाउ देयर आर अदर इंटरनल हीट्स आर देयर। व्हिच आर अदर इंटरनल हीट्स? Persons. When the persons are there, peoples will be there. So they will emit the two types of heat. One is the sensible, second is the latent. Light, light कौन सा हीट emit करेगा? हाँ? Sensible only. Solar heat gain,
सेंसिबल, ठीक है। इक्विपमेंट सेंसिबिलिटी, तो यहाँ पर अपन ने ये पहले एक आदमी था, अपन ने 15 कर दिया, तो ये 245 अगेन, ये 245 वैल्यू कहाँ से आ गई? अगर यू हैव टू रेफर द डाटा शीट फॉर द एक्टिविटी ऑफ द पर्सन, भाई कौन सी एक्टिविटी में कर रहा है उसके बेसिस पे ये हो गया 245 है। तो दैट इज मींस पर्सन इज सिटिंग एंड डूइंग द नॉर्मल ऑफिस वर्क, ठीक है। जिम में रहेगा तो वैल्यू इज समथिंग अराउंड 600 के आसपास रहेगा। So it will vary according to the activity the person is doing. It is not only limited to the activity of the person. It is again depend upon the gender of the person also. If the male is there, so your heat emission is different. Female is there, so your heat emissions are also different. ये आपको डाटा शीट में मिलेगा। बट क्या होता है जनरली कैलकुलेट करते समय अपन मेल फीमेल को एक ही कंसीडर करते हैं, एक ही वैल्यू देते हैं, बराबर आदमी। देन इक्विपमेंट, अभी अपन ने कितना वहां पर 5 किलोवाट पकड़ा था, तो इक्विपमेंट ऐसे कौन सा इक्विपमेंट? कंप्यूटर्स, टीवी, कंप्यूटर्स, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह जो यूट्यूब, बराबर। इवन समथिंग हॉट प्लेट भी रहा कभी, ये जो रहे, या कोई मोटर चल रही है। अब मोटर जो चल रही है, यानी क्योंकि ये तो सब आपको यूज करता है। इफ 50 किलोवाट की मोटर आपकी चल रही है, एक कंडीशन ही है, तो अरविंद आप कितना पकड़ते हैं इसको? रेट लोड कैलकुलेट करते समय 50 किलोवाट डाल देते हैं उधर में, नहीं सर, कितना डालते हैं? 20% उसका रेट होता 20% लेते हैं। क्यों लेते हैं 20%? वाई 20%? आप कितने लेते हैं? 5 to 10%. 5 to 10%। It dissipates जो losses होते हैं इसका। The reason for this one is not 50 किलोवाट की मोटर से तो 50 किलोवाट लोड नहीं हो गया, वो इसका इन्होंने अभी 0.2 लेते हैं, ये 5 से 10% लेते हैं, बट इट विल डिपेंड